नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेल और बने रहिए जागरूक बालक के साथ। तो आज हम सेल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ डालेंगे। 9th क्लास का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वर्ड ये कहाँ से आया, कैसे आया, किसने क्या किया, उन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे 1665 में। 1665 में एक रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कॉर्क स्लाइस ली। कॉर्क स्लाइस मतलब कोई लकड़ी ली, उस लकड़ी के ऊपर की छाल उन्होंने उतारी और उस छाल में से उन्होंने सेल्स को देखा। उन्होंने क्या देखा, जैसे अगर ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो इस लकड़ी के टुकड़े में उन्होंने कुछ बक्से नुमा स्ट्रक्चर देखे। उन बक्से नुमा स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया कॉर्क स्लाइस। ये उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप, खुद के बनाए मतलब प्रिमेटिव, मतलब काम चलाऊ माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा था किसी इंसान ने सेल्स को 1665 में। ये उन्होंने डेड सेल्स देखे थे, क्योंकि लकड़ी अगर कटी हुई है तभी तो उसको छाल छील पाएंगे, और तभी उसने देखा। तो उन्होंने डेड सेल्स देखे थे पहली बार 1665 में। उसके बाद 1674 में ल्यूवेन होक नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सेल्स को देखा, लिविंग सेल्स को पहली बार। इन्होंने किसको देखा? लिविंग सेल्स को। लिविंग सेल्स को सबसे पहली बार किसने देखा? ल्यूवेन होक ने। जो कि उन्होंने पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी से कहीं से पानी उठाया, उसमें उन्होंने सेल्स को सबसे पहले जीवित रूप में देखा था। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा सेल होता है, कुछ ऐसा ऐसा उन्होंने देखा, या तो सर्कुलर होता था या फिर हल्का हल्का रेक्टेंगुलर, मतलब ऐसी कुछ शेप के सेल होते थे। उन्होंने उन सबको देखा। अब रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो सेल है इसके बाकी एरिया के मुकाबले इसके बीच में डेंसिटी ज़्यादा है। बीच में जिस चीज़ को उन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ से नाम आया? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस का नामकरण किया। ये न्यूक्लियस होता पहले भी था, लेकिन इसको आइडेंटिफाई किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि न्यूक्लियस होता है और सारी चीज़ें होती हैं, सेल होता है। अब इस न्यूक्लियस से और इसकी आउटर बाउंड्री के बीच में भी कुछ जगह है, जिसे हम इस तरह से डार्क करके दिखा देते हैं आपको। ये जो जगह है, इसको फिर एक अलग साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? पुरकिंजी। 1839 में पुरकिंजी ने इस जगह को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, जिसे आज हम साइटोप्लाज्म के नाम से बोलते हैं। अब एक सेल थ्योरी और दी गई। सेल थ्योरी दी गई दो साइंटिस्ट के द्वारा, सिचलदीन एंड सेवान। इन दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में क्या बताया कि ऑल द एनिमल्स, सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया? एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये मिलकर बने होते हैं सेल्स से। इनकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है। इस थ्योरी को फिर बाद में प्रूफ किसने किया? बर्चाउ ने 1855 में। इन्होंने साथ में अपनी एक और बात जोड़ी कि सेल, वो सेल डिवीजन से डेवलप होते हैं। सेल डिवीजन से क्या मतलब है कि ये सेल है, ये जब काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा। इसका न्यूक्लियस कुछ लंबा हो जाएगा और इस तरह से ये बीच से टूट के दो सेल्स बना देगा, दो इंडिपेंडेंट सेल। ये बात किसने बताई थी हमें? विर्चाउ ने। तो ये कैसे बने आपको पता लग गया। अब ये तो थी सेल की हिस्ट्री। अब चलिए जानते हैं इसकी ज्योग्राफी, कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। चलिए सब चीज़ों को जानते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है। ये अगर एक सेल है, ये उसका अगर न्यूक्लियस है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इट्स फंक्शंस एंड यू कैन से यूजेस, इसके क्या क्या होते हैं। तो सेल के अंदर जितना भी फूड, खाना पानी, फूड, वाटर और CO2 और O2 अंदर बाहर आता जाता, वो जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाता है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब एक ऐसी छलनी, परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? एक छलनी नुमा। तो इसे हम छलनी भी कह सकते हैं, एक प्रकार की छलनी भी कह सकते हैं। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है छलनी नुमा। इसका मतलब है कि
ऐसी छलनी जो कुछ चीज़ों को तो आर पार होने दे और कुछ को ना होने दे। जैसे कि एक चाय बनाने वाली छलनी है, वो चाय तो आर पार होने देगी लेकिन उसके अंदर से ईंट आर पार नहीं होगी, तो वो क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी कुछ इसी प्रकार की होती है। सेल मेम्ब्रेन में फूड आता जाता है, वाटर आता जाता है, CO2 O2, ये किस कॉन्सेप्ट से आते जाते हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। आप जब भी देखेंगे कि अगर हम हाई हमेशा लो पर भारी पड़ता है कि नहीं, हाई जो होती है वो चीज़ वो हमेशा लो पर भारी पड़ती है। तो जब भी सेल के अंदर कंसंट्रेशन मतलब उसकी घनत्व, उसकी ताकत, सेल के अंदर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए उसके सराउंडिंग के, ये जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में उसके अंदर कुछ मटेरियल की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसे फिर वो मटेरियल बाहर निकलने लग जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे फूड, वाटर, CO2 O2 सब चीज़ें एक्सचेंज होती हैं सेल के अंदर। अगर CO2 ज़्यादा होगी सेल के अंदर तो वो बाहर निकलने की शुरुआत करेगी, और उसको भरने के लिए फिर बाहर से, अगर बाहर CO2 कम है तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन फिर अंदर आएगी। ऐसे हमारा सेल हवा लेता है, मतलब सांस लेता है, एक तरह से कह सकते हो। इसी तरह से हमारे सेल में वाटर जाता है। जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वह वाटर अंदर आ जाता है, और जब अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वाटर बाहर चला जाता है। लेकिन इस वाटर के प्रोसेस को हमने एक अलग नाम दिया है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर का अंदर बाहर आना जाना था, इसे हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब चलिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनाते हैं, वो क्या बनेगी। ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो concentration using a semi-permeable membrane, तो ये हमारा ऑस्मोसिस की मतलब डेफिनेशन होगी। अब 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हमने कुछ इस प्रकार ड्राइव किया, मतलब डिफाइन किया: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। टोनिक मतलब कुछ तरल पदार्थ। हाइपोटोनिक कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक कौन सा होता है, और हाइपरटोनिक कौन सा सॉल्यूशन होता है। हमने यहाँ सेल और सेल के सराउंडिंग्स की बात की थी, वहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है। जब यहाँ ये जो ऑस्मोसिस है ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन में होता है, हाइपो, आइसो और हाइपर। 3 प्रकार के सॉल्यूशन को हमने कैसे क्लासीफाई किया है जिसमें ऑस्मोसिस होता है। तो पहला सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो बाहर के मुकाबले, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले कम हो तो जाहिर सी बात है कि बाहर से वाटर सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेल मतलब सूज जाएगा, या कह लो बड़ा हो जाएगा। आइसोटोनिक, जहाँ कंसंट्रेशन बराबर हो, इक्वल हो, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है कि जब बाहर का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो सेल की कंसंट्रेशन के मुकाबले, तो सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर कम है, तो सेल से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर जाएगा तो सेल ने कुछ लूज़ किया है, लूज़ किया तो सेल का साइज श्रिंक कर जाएगा। सेल का साइज श्रिंक करेगा तो सेल छोटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है। अब फूड जब सेल खाता है तो उसे भी हमने एक नाम दिया है। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, एंडोसाइटोसिस। क्या नाम दिया है, एंडोसाइटोसिस। हमने उसे नाम दिया एंडोसाइटोसिस। ये हमने फूड के इनगल्फ करने के प्रोसेस को नाम दे दिया, प्रोसेस ऑफ इनगल्फ ऑफ फूड। इनगल्फ का क्या मतलब होता है कि जो फूड है वो सेल ने मेम्ब्रेन के थ्रू जब अंदर लिया तो उस प्रोसेस का नाम हमने दिया एंडोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ इनगल्फ ऑफ फूड। चलिए अब आगे बात करते हैं सेल वॉल के बारे में।
ये थी सेल मेम्ब्रेन जो हर सेल में होती है। अब सेल वॉल एक स्पेशल टाइप की वॉल होती है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है। ये कुछ इस प्रकार होती है कि अगर ये सेल की मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल इसके बाहर एक और परत होती है, एक और परत मतलब लगा लीजिए कि अगर आपके पास, जैसे मैं इस पेन के ऊपर ही आपको करके दिखाऊं, तो जो पेन का जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक एक सेल मेम्ब्रेन है, और अगर हम इसके ऊपर एक और लेयर लगा दें जो थोड़ी हार्ड हो तो हम उसे सेल वॉल कह सकते हैं। तो इसी प्रकार सेल में भी लगी होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब ये सेल वॉल कैसे बनी होती है? ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोस होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक से है सारा सिलेबस, सीडीएस में आते हैं, एफकेट में आते हैं, और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये सेल्यूलोस क्या प्रोवाइड करता है? सेल्यूलोस प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। इसीलिए तो पेड़ हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा स्टिफ होते हैं। स्टिफ मतलब हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। अब जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो श्रिंक करेगा। भाई सेल मेम्ब्रेन तो श्रिंक कर जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन तो श्रिंक कर गई, ये सेल मेम्ब्रेन कुछ यहाँ आ गई, और ये जो सेल वॉल थी वो वहीं की वहीं रही ना। तो अब इसके बीच में कुछ गैप बना। क्या बन गया इसके बीच में? इसके बीच में बन गया कुछ गैप। अब उस गैप बनने के प्रोसेस को भी इन्होंने कुछ नाम दिया है। ये जो गैप बना, इस गैप में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स तो आ जाएंगे बॉडी के अंदर से, लेकिन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो गैप बना, उस गैप बनने के प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया प्लाज्मोलिसिस। देखिए, प्लाज्मोलिसिस के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या करती है? ये इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में विदस्टैंड करने की, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल डालेंगे तो सेल स्वेल करेगा। अगर ज़्यादा स्वेल कर गया तो जाहिर सी बात है भाई सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेल वॉल इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाता है तो ये बढ़ती नहीं है, ये जो लाइन है ये यहीं तक रहती है, और सेल वॉल इसको फोर्स लगा के यहीं की यहीं रोक लेती है, जिसके कारण हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल मरते नहीं हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स के, ठीक है। और इसीलिए जो हैं प्लांट्स वो ज़्यादा सराउंडिंग के चेंजेस को झेल जाते हैं एज कंपेयर टू द ह्यूमन सेल्स और एनिमल सेल्स, आप कह सकते हो, ठीक है। इतना पढ़ लिया भाई। सेल में मतलब एक सेल है, सेल के बाहर की लेयर कौन सी होती है? मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है, दोनों के बारे में पढ़ लिया। सेल आया कहाँ से, किसने न्यूक्लियस बताया, किसने साइटोप्लाज्म बताया, किसने सब बताया, पढ़ लिया। अब चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है न्यूक्लियस एक तरह से भाई ये है ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल हाउस, यही है ब्रेन। कौन है? सेल का न्यूक्लियस ही है जो करता धरता है सेल का, जो इससे सारे उल्टे पुल्टे काम जितने भी है वो न्यूक्लियस ही कराता है। इसकी भी एक डबल लेयर कवरिंग होती है। ये जो न्यूक्लियस है इसकी भी एक डबल लेयर कवरिंग होती है, जैसे कि एक ये कवरिंग होगी और उसके बाद इसकी भी एक और कवरिंग होती है कि ये वाली कवरिंग होगी। ये दो कवरिंग होती हैं इसकी। उन डबल कवरिंग को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पता है, तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर भी तो चीज़ पहुंचानी है भाई, खाना पीना। अब ये जो यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया को हमने प्रोटोप्लाज्म बोला था, हालांकि आज इसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में से हमें इसके अंदर भी तो खाना भेजना है, न्यूक्लियस के अंदर, तभी तो ये चलेगा। तो इसके अंदर जो चीज़ भेजने के लिए, उसके लिए इनमें भी पोर्स होते हैं, मतलब ये भी एक तरह से मेम्ब्रेन का काम करते हैं। तो इसलिए मतलब सेल को खाना पहुंचाती हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे बॉडी के लिए या एक सेल के लिए? इसमें जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम डीएनए बोले तो
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक रोड शेप्ड होता है। ये इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या बोलते हैं हम? 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23, 24 अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में ही होते हैं। और इसके अंदर डीएनए जो होता है उसका एक फंक्शनल सेगमेंट, जिसे हम जीन कहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट मतलब भाई अगर यह किताब है तो इसका कुछ पन्ने, इसके कुछ पन्ने न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जीन्स कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक, मतलब ऐसे कुछ, मतलब ये इस तरह से कुछ धागे की तरह चलते हैं और ये आपस में ऐसे लिपटे रहते हैं। कोई इसकी परफेक्ट शेप नहीं है कि कैसे बन के चलेंगे कैसे नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार कुछ चलते हैं। सेल जब डिवाइड होते हैं, मतलब ये जो सेल है ये जब कल को डिवाइड होगा कुछ ऐसे, इसके दो न्यूक्लियस बनने को होंगे, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी लंबा होगा, और जब ये बनने को होंगे तो ये क्रोमोसोम पेयर बट जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर, और ये सेल डिवाइड हो जाता है। तो मतलब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस मतलब रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है सेल्स की। अब न्यूक्लियस की जो लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बेसिस पे दो तरह के सेल्स बताए गए, दो तरह के सेल्स बनाए गए। वो कौन से सेल्स हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दो तरह के सेल्स बताए गए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।